दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में, संस्कृत दिवस के रूप में या फिर विश्व संस्कृत दिनम के रूप में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये पहली बार 1969 में सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। विश्व संस्कृत दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम संस्कृत भाषा को और प्रमोट कर सकें, और हमारा यहाँ पर उद्देश्य होता है कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो कि संस्कृत है उसको और मान्यता मिले और आज भी उसका उतना ही उपयोग हो। विश्व संस्कृत दिवस को हम हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, और इसी दिन हम देखते हैं कि पनिनी, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब अष्टदायनी लिखी है, उनकी जयंती होती है। तो विश्व संस्कृत दिवस उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम संस्कृत भाषा की ओर बात करें, देववाणी बोला जाता है। भारत में ये मान्यता है कि देवताओं की भाषा संस्कृति है। हिंदू धर्म के अंदर जो 4 वेद हैं, फिर महाभारत, रामायण और भी जितने इंपॉर्टेंट हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं, वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि संस्कृत बोलचाल की भाषा भी रही है, और विद्वानों ने संस्कृत भाषा को उच्चतम भाषा की श्रेणी में रखा है। और यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जननी मानी जाती है। फ्रेंड्स, सर विलियम जॉन्स ने एशियन सोसाइटी को फॉर्म किया था, जहाँ पर उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप में भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता है और इसके महत्व को समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहली बार हमने विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया था, और हर साल इसको श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी एक युद्धपोत है जिसको 1 सितंबर में इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया, और इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो मुंबई बेस्ड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के तहत ये 7th शील्ड फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। इस वॉरशिप का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी ने किया है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर इस सेरेमनी में चीफ गेस्ट हमारे उपराष्ट्रपति ही रहे। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि 17 अगस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रोजेक्ट 17A के तहत 6th वॉरशिप, जिसका नाम विंध्यगिरी है, उसका शुभारंभ किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे हैं, ये भारतीय नौसेना द्वारा निकाला गया प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यहाँ पर शील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को बनाया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और ये प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था, और जो पहली शिप इस प्रोजेक्ट के तहत बनी थी उसका नाम नीलगिरी है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई युद्धपोत महेंद्रगिरी का शुभारंभ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी ने किया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बृहद्भान राजमा और रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये दोनों उत्पाद यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस प्रक्रिया को चालू करा, जिसके तहत यहाँ पर जीआई टैग इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिला है। यहाँ पर हम समय समय पर देखते हैं कि जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये बात याद होना चाहिए कि जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, और यहाँ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में मेंटेन की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इन पॉइंट्स को भी नोट करिएगा, काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है। आगे यहाँ पर हम बात करें बृहद्भान राजमा की, तो फ्रेंड्स, इसकी खेती मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है और इसको कश्मीरी राजमा के नाम से जाना जाता है। रामबन सुलाई शहद की बात करें तो फ्रेंड्स, सुलाई का शहद यहाँ पर रम्बन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, वहीं से इसका नाम आता है। यहाँ पर अब जब इन दोनों प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है, तो यहाँ पर इसका फायदा अब ये होगा कि जो केवल अधिकृत उपभोक्ता हैं उनके पास ही इसके राइट्स रहेंगे, जो इसको अब बेच सकेंगे और इसका प्रोडक्शन कर सकेंगे और इसका कमर्शियल उपयोग कर सकेंगे, जिससे यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रोडक्ट्स को करने और प्रमोट करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर से बृहद्भान राजमा और रम्बन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंडिया एआई 2023, जिसका पहला संस्करण हमको 14 से 15 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाला है, होस्ट करने वाला है। हम समय समय पर देखते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में रहती है और धीरे धीरे एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग है और जो फाउंडेशन होता है एआई का, उस मॉडल की यहाँ पर बात करी जा सके। एआई के कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में, फ्यूचर में रिसर्च के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, और जितने भी यहाँ पर अवसर हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उनके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर बुद्धिजीवी लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि एआई का सही उपयोग हो और एथिकल तरीके से एआई का यूज किया जाए भविष्य में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
एनआईटी श्री राजीव चंद्रशेखर जो है उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि ग्लोबल इंडिया एआई 2023 की जो कॉन्फ्रेंस है उसको सही तरीके से कराया जाए। तो फ्रेंड्स अक्टूबर में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये योजना हम देखते हैं कि कर्नाटका में शुरू की गई है। आइए इस योजना को समझते हैं। इस योजना के तहत हम देखते हैं कि महिलाओं को मासिक यानी कि मंथली 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर ये पैसे प्रदान किए जाएंगे जो यहाँ पर घरों की मुखिया हैं या फिर हेड ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं। यहाँ पर कर्नाटक सरकार का यह कहना है कि गृह लक्ष्मी योजना से जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को इंश्योर किया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना बेसिकली कर्नाटका में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसी स्कीम लॉन्च करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। इसी के साथ यहाँ पर कर्नाटका ने ये बात भी अनाउंस करी कि आने वाले समय में दिसंबर तक एक और योजना आएगी जिसके तहत यहाँ पर बेरोजगार ग्रेजुएट्स को और डिप्लोमा होल्डर्स को मासिक 3000 और 1500 रुपये दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर युवा निधि बोला जा रहा है। ये योजना दिसंबर से चालू होगी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इसी से मिलती जुलती योजना हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उस योजना को हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर किया है, आई होप आपको वो भी याद होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फुटबॉलर ने 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार इस साल अर्लिंग हैलैंड ने जीता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PFA की, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। बेसिकली फ्रेंड्स ये एक संघ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीमियर लीग, इंग्लिश फुटबॉल लीग, FA वुमेन सुपर लीग जो करंट और फॉर्मर खिलाड़ी हैं उनसे मिलकर ये संघ बनता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस साल का अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अवार्ड के 50 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी 29 अगस्त को लॉरी थिएटर में ऑर्गेनाइज की गई, इसको भी नोट करिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी खिलाड़ियों की जिनको यहाँ पर अवार्ड्स मिले हैं, तो यहाँ पर हमने प्लेयर ऑफ द ईयर को तो डिस्कस कर ही लिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए कि अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर बुकायो साका जो आर्सेनल से खेलते हैं उनको यंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फिर हम देखते हैं वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है रेचल डेली जो एस्टन विला वुमेन क्लब से खेलती हैं। उसके बाद वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरेन जेम्स जो चेल्सी से खेलती हैं उनको मिला है। यहाँ पर चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर चूबा अपकॉम जो मिडल्सबर्ग से खेलते हैं उनको मिला है। यहाँ पर लीग 1 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड कॉनर कैप्लिन को मिला है जो इप्सविच क्लब से खेलते हैं। यहाँ पर लीग 2 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड एंडी कुक को मिला है जो ब्रैडफोर्ड सिटी से खेलते हैं। यहाँ पर PFA मेरिट अवार्ड इयन राइट और जिल स्कॉटिस्को को मिला है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरगिस मोहम्मद हसन जाही जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है किस देश से हैं? फ्रेंड्स अफगानिस्तान की नरगिस मोहम्मद हसन जाही को हम देखते हैं कि वर्ल्ड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनको स्वीडन में मिला है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नरगिस यहाँ पे अफगानिस्तान से आती हैं और 2021 से हम देखते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर ली है। उसके बाद से यहाँ पर अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, जिसके बाद यहाँ पर खासकर महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको छीन लिया गया है और जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। इस